मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज जो जल के क्या यूज़ है, क्या मिसयूज़ है, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। और जल का किस प्रकार वेस्ट में जाता है, किस प्रकार जल का दोहन होता है, ये टॉपिक आपके रिसोर्स जोग्राफी एमए में, बीए के अंदर या 10th क्लास से लेकर के कोई भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है ही। जल का क्या उपयोग है, जल चक्कर क्या है, जल के उपयोग दुरुपयोग और इन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। और जल की कितनी फॉर्म में जल पाया जाता है उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और चैनल के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। पानी जीवन का आधार है, यानी कि जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो इसलिए जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी पर ही जल संभव है और इसी कारण यहाँ जीवन संभव है। अन्य ग्रहों पर जल नहीं है जिसके कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जैसे हम इतिहास अगर देखते हैं इस धरती पर जीवन का, तो वो समुद्र से ही शुरू होता है। समुद्र में पहले सबसे जीव बना था और उसके बाद धीरे धीरे जो है सभी जानवर बने थे। जो मनुष्य का विकास भी उसके बाद ही हुआ था। तो जल के अंदर ही सबसे पहले संसार के अंदर जो जीवन आया था। और तो पानी के बिना इस जैव मंडल पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो नीला दिखाई देगा, दूसरा जल की अधिक मात्रा के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल बहुत इम्पोर्टेंट है और पीने के लिए और अन्य गतिविधियों के अंदर यूज़ किया जाता है। इस धरती पर जल बहुत मात्रा में है। महाद्वीप और महासागर की अगर हम तुलना करें तो लगभग 70% जो है जल पाया जाता है और बाकी स्थल भाग है। तो जल बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है पृथ्वी पर, लेकिन शुद्ध जल बहुत कम है। महासागरों का जल है वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। और जो पीने योग्य पानी है वो केवल 4% ही है, 3 या 4% ही है लगभग। तो इतनी बड़ी दुनिया के लिए पीने के लिए इतना कम पानी है, तो हम सोच ही सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इस प्रकार जल प्रदूषण की समस्या चलती रहती है तो किस प्रकार जो है जल पीने योग्य नहीं रहेगा। और आज भी आप बहुत सारे शहरों के अंदर आप देख सकते हैं कि बिसलेरी की जो बोतल है वो 30 या 40 रुपये तक की हो गई है। पहले वो शुरू में 10 रुपये की थी। और वो पानी कहाँ से आता है, तो वो आपको पता है कि जो वाटर का रिसाइकिल करके उसको दोबारा के शुद्ध करके और वो वही पानी क्या है बोतलों में भर के बेच दिया जाता है। तो जल आने वाले टाइम में मतलब शुद्ध जल की जो मांग है वो बहुत बढ़ेगी। और जल भी मतलब डीजल पेट्रोल की तरह इसके दाम भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि बिसलेरी बोतल के दाम आप देख सकते हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो प्योर है, वो आरओ के द्वारा प्योर किया जाता है। तो ये आप देख ही सकते हैं कि जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी का कुल सतह के 70% भाग पर पानी है और इस पृथ्वी के पानी वितरण बहुत ही असमान है। किसी क्षेत्र में तो बाढ़ आ जाती है और कोई क्षेत्र सूखे की मार झेलता है। पानी पृथ्वी पर मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है: बर्फ, तरल और गैस। महासागर, नदियों, झीलों, मेघ और वर्षा सभी जल के स्रोत हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो कहाँ कहाँ कितना जल है, वितरण पृथ्वी पर जल के वितरण को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले समुद्र के अंदर आपका 97.24% और ग्लेशियर बर्फीली चोटियाँ हिमनदी के अंदर 2.14% और भूमिगत जल वो 0.61% और ताज़ा पानी के झीलें 0.09%, पृथ्वी के अंदरूनी सागर 0.08%, भूमि आर्द्रता 0.05%, वातावरण 0.011% और नदियों के अंदर आपका 0.001% पाया जाता है। तो ये एक चार्ट आप देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस प्रकार जो जल का वितरण है इस धरती पर पाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता ही है, साइंस के स्टूडेंट अगर है नहीं है तो भी आप देख लीजिए कि जल के 3 फॉर्म है। एक तो आपका सॉलिड, एक गैस और एक लिक्विड। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं तो ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि अगर आप बहुत बर्फ़ है उसको अगर बहुत ज़्यादा हीट देते हो
तो वो किस में बदल जाएगा, सीधा गैस में बदल जाएगा। अगर कम हीट देते हो वो सीधा किस में, लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जल की 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, जल का वाष्पीकरण, और ये तीनों स्टेजेस ही क्या जल चक्र को कंप्लीट करती हैं। अगर इनमें एक भी स्टेज न हो तो क्या है, जल चक्र संभव नहीं है। सारा जल क्या है, महासागरों में इकट्ठा हो जाता अगर ये जल चक्र न होता। यही 3 मिलकर क्या है, जल चक्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो अंटार्कटिका है वहाँ जल किस रूप में, सॉलिड फॉर्म में है, और वायुमंडल के अंदर जो जल है वो गैस रूप में है, और जो महासागरों के अंदर जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघल किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। यानी कि पानी क्या है, तरल में बदल गया, और तरल फिर क्या होगा, और हीट आएगी तो वो क्या है, गैस में बदल जाएगा, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण जो गैस रूप में है यानी कि जल वाष्प है वो संघनन होने लगता है, और वो क्या है, बादलों का निर्माण होता है इस प्रकार, और फिर क्या है, वर्षा होती है। तो इस प्रकार वर्षा होने के बाद जो जल है वो कहाँ आता है, सीधा डायरेक्ट या तो महासागरों में आ जाता है, या फिर स्थल भाग पर गिर जाता है, और वो वहाँ से होता हुआ नदियों में चला जाता है। तो इस प्रकार जल चक्र कंप्लीट होता है, और जल की 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। और इसके अंदर अगर आप जल को ऊष्मा देते हैं, गुप्त ऊष्मा, उसको भी आप समझिएगा। गुप्त ऊष्मा, जैसे कि आपने सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए इसके अंदर ऊष्मा दी, यानी कि हीट दी, इसे गर्म किया, तो वो क्या है, इसके अंदर ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का शोषण हुआ, ऊष्मा अब्जॉर्ब हुई इसके अंदर। और जैसे ही आपने इसे और हीट दी तो ये गैस में बदल गया, और ज़्यादा ऊष्मा अब्जॉर्ब हुई, तो ये क्या, गैस में बदल गया। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऊष्मा क्या होगी इसके अंदर से, यानी कि लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड या सीधा ठोस में बदल जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा ऊपर जाने पर, -0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हिमांक से नीचे टेम्परेचर होने पर जो जल क्या है वो ठोस सॉलिड में बदल जाएगा। और सॉलिड में बदलने से क्या होगा, जो ऊष्मा है, जो हमने हीट के द्वारा, यानी कि जो हीट दी थी वो हीट कहाँ बाहर निकल जाएगी, उसे जो हीट बाहर निकलती है उसे ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो कुकर होता है उसके अंदर से जो भाप निकलती है वो किसके कारण होती है, वो गुप्त ऊष्मा ही होती है। ठीक है, और वो इतनी खतरनाक होती है ऊष्मा, यानी कि गैस का, वो गैस बन जाती है, यानी कि उसका पूरा प्रेशर बन जाता है, और अगर कुकर की सीटी नहीं बजे तो वो गैस बाहर नहीं निकल पाती, और वो कुकर को फाड़ देती है बम की तरह। तो कितना खतरनाक है, यानी कि भाप के अंदर कितनी पावर होती है, और इसी पावर का यूज़ है जो वहाँ किया जाता है, प्लांट के अंदर बिजली बनाने के लिए किया जाता है। गैस को यानी कि जल ले जाया जाता है, और जल को क्या किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, और इतनी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है कि वो क्या है, जल गैस में बदल जाए, और उस गैस को पूरी स्पीड के साथ टरबाइन पर मारा जाता है, और टरबाइन घूमता है, टरबाइन के साथ क्या है, जो जनरेटर लगता है वो घूमता है, और इस प्रकार बिजली बन जाती है। तो अपने ये 3 स्टेजेस जो देखी जल की, और आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि जो ठोस, द्रव और गैसों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि ठोस के अंदर ये इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं जो इनके अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ठोस बर्फ इतनी खतरनाक होती है, अगर किसी के सिर में मारते तो उसका सिर भी फूट जाएगा। ठीक है, और आजकल देखते हैं कि लोग बर्फ को तीखा करके लोगों का कत्ल कर देते हैं, ऐसे ऐसे मतलब महानवी है। और एक CID के सीरियल में आपने देखा भी होगा, एक व्यक्ति जो है वो बर्फ को तीखा करके और उसके सीने में घोंप देता है और वो मर जाता है, और बाद में CID आती है तो उन्हें पता नहीं चल पाता, वो हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को मारा किससे गया, क्योंकि जो बर्फ़ से मारा था बर्फ़ उसके अंदर चली गई, और कुछ टाइम बाद बर्फ़ पिघल गई, और वो व्यक्ति क्या है, वो पानी है तो वो बह गया। उन्होंने सोचा भी मारा कैसे, कोई छाप ही नहीं छोड़ी उस पर जब उसका पोस्टमार्टम किया गया था। तो इस प्रकार आप सॉलिड बर्फ की को कोई यानी कि सॉलिड फॉर्म जल की कोई उसे छोटी मोटी चीज़ न माने, काफ़ी खतरनाक होती है। तो ठोस फॉर्म में जो होती है सॉलिड फॉर्म में, तो इसके जो कण होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म है उसके अंदर जो कण देखते हैं आप थोड़े थोड़े दूर होते हैं, उनके अंदर गैप होता है, इनमें संघनन नहीं होते, जिसके कारण आप क्या है, अगर बर्फ के ऊपर हाथ मारोगे तो आपका हाथ आर पार थोड़ी जाए, क्योंकि उनके जो कण है वो बिल्कुल क्लोज है। और जैसे ही आप जल में हाथ मारोगे तो सीधा लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर आपका हाथ आसानी से चला जाएगा, यानी कि हिला डुला सकते हो आप जल के अंदर अपने हाथ को, क्योंकि उसके जो कण है वो थोड़े दूर दूर हैं। और गैसीय अवस्था में तो वो कण बिल्कुल ही दूर दूर हो जाते हैं, तो और वो दूर दूर हो जाएंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। वायुमंडल के अंदर आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ की जो वायु है उसके अंदर जल मौजूद है,
वो किस में है, गैस के रूप में, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो जल के कण हैं वो क्या है, दूर दूर है एक दूसरे से और वो आपको दिखाई नहीं देते इसलिए। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, संघनन होता है, ऊपर बादल के रूप में जो आपको है वो जल दिखाई देता है, वो गैस के रूप में होता है। तो ये चीज़ आपने जानी। तो ये है जल की जो स्टेजेस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल संसाधन को तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और थोड़ा साइंस बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं कि जो हमें बता रखा है ताज़ा जल 2.76% और खारा जल जो है वो 97.24% है पृथ्वी पर, अगर हम बात करें, देख सकते हैं आप। तो अन्य भूमिगत जल है वो 30% है। ग्लेशियर और हिम नदियों और बर्फीली चोटियों के अंदर 68.7% है। और नदियों के अंदर अगर हम बात करें दलदली अवस्थाएं, यानी कि जहाँ दलदल वगैरह में जो पानी फंसा हुआ है कीचड़ कादे में, जहाँ भी आप देखते हैं वो 11% है। और झीलों के अंदर जो जल है वो 87% है। तो इस प्रकार आप पृथ्वी पर जल देखते हैं। उसके बाद ताज़ा जल और ताज़ा भूमि जल, यानी कि भूमि के नीचे जो जल है वो। और अब हम देखते हैं कि जल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे स्वच्छ जल, इसमें लवण की मात्रा 0.5% से कम होती है। समुद्री जल में लवण की मात्रा 3.5% होती है। खारा जल, इसमें लवण मात्रा 0.5% से अधिक लेकिन 3.5% से कम होती है। हमने जल चक्कर मैंने पहले ही बता दिया है लेकिन फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर देखा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जल का जो सूत्र होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि पानी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तभी तो यहाँ H2 लिखा है, और O ऑक्सीजन का एक अणु से मिलकर बना है। पानी की सबसे बड़ा गुण यह है कि यह अपने स्वरूप को पृथ्वी के वातावरण में बड़ी आसानी से बदल लेता है। और यही इसका गुण हमने देखा था। हर प्राणी के शरीर का लगभग 65 से 95% जो भाग है वो पानी है। जल चक्र का आरंभ वाष्पीकरण और उत्सर्जन से होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का कुल 22% इस प्रक्रिया में खर्च हो जाता है। और पेड़ पौधों के उत्सर्जन नदियों, तालाबों और समुद्र द्वारा वाष्पीकरण से तरल पानी वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है और वहाँ कम तापमान में संघनन प्रक्रिया, यानी कि कंडेंसेशन प्रक्रिया से वाष्प कण दोबारा तरल पानी में तब्दील हो जाते हैं और पृथ्वी पर वर्षा, ओले, वर्षा, धुंध, कोहरे का रूप आ जाता है। ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम के द्वारा। जैसे कि देखा कि समुद्र है, समुद्र से क्या वाष्पीकरण हुआ और वाष्पीकरण होने के बाद क्या है, ऊपर जाकर संघनन हुआ। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ाया कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता है, जल वाष्प के संघनन होकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं और हवा चलती है तो बादल वही आगे की ओर भी गति करते हैं। जैसे कि आपने इंडियन मानसून पढ़ा होगा, भारतीय मानसून। तो वो क्या होता है कि जो गर्मियों के अंदर भारत के अंदर जो स्थलीय भाग वहाँ लो लेवल हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर हो जाता है वहाँ, और हाई प्रेशर कहाँ हो जाता है, समुद्र की ओर। ठीक है, तो वहाँ से जो हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं, यानी कि जल से स्थल की ओर चलती हैं। तो जिसके कारण जो बादल हैं वो आते हैं कहाँ, स्थल की ओर, और फिर वो स्थल पर वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो वो स्थल पर वर्षा हो गई। और जैसे वो जल क्या है, ये दिखा रखा है कि नदियों के से होता हुआ, स्थल से नदियों से होता हुआ फिर वापस समुद्र में चला जाता है। तो इस प्रकार एक सर्कल पूरा हो जाता है। और कुछ जल ये नहीं कि सारा का सारा जल समुद्र में आ जाता है, कुछ जल क्या है वो भूमि के नीचे चला जाता है, और कुछ जल का जो प्रयोग है वो मनुष्य भी कर लेता है अपने किसी भी कार्य के लिए, या कुछ जल वो जो गहरे खड्डों के अंदर, यानी कि झील, गहरे गहरे जो खड्डे होते हैं उनके अंदर रुक जाता है और वो झील, वहाँ झील का निर्माण हो जाता है। और जैसे जैसे मानसून चला जाता है उसके बाद जो क्या है वो झील सूख जाती है। ठीक है, तो वो उसी परिस्थितियों का सूखा कहते हैं। तो अगर नियमित रूप से बरसात होती रहती है तो तभी कहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ता जाता है, यानी कि अगर जो कई दिनों से बरसात नहीं हो रही तो ऊपर से जल मिल नहीं रहा तो जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। और आजकल समर्सी ट्यूबवेल लगा चुके हैं लोग, तो काफ़ी स्पीड से पानी मतलब भूमि से निकाला जा रहा है। और प्राचीन टाइम में, यानी कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, जो पटे वाले इंजन थे, यानी कि जो इंजन से पानी निकाला जाता था, या फिर बैल से जोड़ करके देसी जुगाड़ में लगा करके पानी निकाला जाता था। उस टाइम पानी का जो लेवल था, ग्राउंड लेवल का जो
वो भी काफ़ी ऊंचा था, क्योंकि उस टाइम इतनी जनसंख्या नहीं थी। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जो रिसोर्सेज है उन पर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि उनके यानी कि व्यक्ति कम बढ़ रहे हैं, व्यक्ति ज़्यादा हैं और जो जल है वो कम है। आगे हम देखते हैं कि ये हमने जल चक्कर देख लिया। तो ये अगर आप एग्जाम के अंदर जल चक्कर अगर आता है तो इसके ये इमेज आप बना करके वहाँ आएंगे, ताकि आपके अच्छे नंबर आए, आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आप वहाँ करें। और आगे हम देखते हैं कि जल के क्या यूज़ है। तो आप वैसे जानते हैं, लेकिन इस इमेज से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जल पीने के लिए, ये देखिए आदमी पी रहा है जल गिलास में डाल के, और ये आदमी देखिए कुर्ते धो रहा है, लगता है इसकी पत्नी ने नहीं धोए, ये धो रहा है कुर्ते। और ये आदमी देखा बागवानी के अंदर इसका यूज किया जा रहा है। ये औरत आप देख सकते हो फोटो के अंदर खाना बना रही है, तो खाने बनाने में जल का यूज किया जाता है। और ये जनाब देखिएगा किस प्रकार किश्ती से मजे से तैर रहे हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स यानी कि जल का यूज किसके लिए करते हैं आप, यानी कि खेल के रूप में भी किया जाता है, और आपके बर्तन धोने के लिए भी यूज किया जाता है, और बांध बनाने के अंदर भी जल का यूज किया जाता है। वहाँ से क्या बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है। और जो आपकी जितनी भी गृह निर्माण सामग्री है, जितनी भी इमारतें वगैरह बनाई जाती है, उसके अंदर भी यूज किया जाता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जल को क्या है, एक ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के रूप में भी जल का प्रयोग किया जाता है। देख कितनी बड़ी जहाज यहाँ से जा रही है समुद्र के अंदर, आप देख सकते हैं। और जल का यूज क्या है, आग बुझाने के लिए किया जाता है। इमेज में देख रहे हैं यहाँ आग लगी हुई है, बुझा रहे हैं यहाँ फायरमैन, फायर ब्रिगेड वाले। और आगे देख सकते हैं आप जो जल का प्रयोग है वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी किया जाता है। लोग जल से क्या, वाटर से क्या, कार गाड़ी अपनी गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं। आज देखते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सर्विस स्टेशन हैं, और कितना वो यानी कि स्वच्छ जल का यूज करते हैं अपनी गाड़ियों को धोने के लिए सर्विस स्टेशन पर। ये गलत है, ये मिसयूज़ है। जब मिसयूज़ लिखेंगे तो उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और नहाने के लिए भी यूज किया जा रहा है, ये जनाब फुहारे से नहा रहे थे। और स्विमिंग के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है। फाउंडेशन यानी कि जो पर्यटन के लिए भी फुहारे लगा करके सजावट के रूप में भी जल का यूज किया जाता है। ये फुहारा आप देख सकते हैं। और आपका जो मछली पालन के लिए भी क्या है, इसका यूज किया जाता है। और घर में जल का प्रयोग पोछा मारने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए यानी कि पोछा मारने के लिए किया जाता है, फर्श को धोने के लिए किया जाता है, और बहुत सारी यूजेज हैं। जब आपको ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब आपको एकदम से अगर कोई पूछ ले कि 10 जल के उपयोग बताओ, तो आप 10 जल के उपयोग 2 या 5 मिनट के भीतर नहीं बता पाओगे, आपको सोच सोच के बताने पड़ते हैं। तो एक बार इमेज से काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। अगर हो सके तो आप इन पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं, ये फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं आई। आगे हम देखते हैं कि जल के जो उपयोग मैंने बताई दिए, एक बार फिर इनको डीपली से यहाँ देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ वाटर। जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि जल ही जीवन है। इस पृथ्वी पर मुख्यतः सभ्यताएं नदी के किनारे बसी फली फूली, जैसे नील घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के जल के लिए आपूर्ति नितांत आवश्यक है। यानी कि देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हैं इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं, तो वो नदी घाटी यानी कि सिंधु नदी के आसपास ही वो बसी थी। क्योंकि मनुष्य को पीने के लिए जल चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, बहुत सारे कामों के अंदर जल का यूज़ किया जाता है, तो वो जल चाहिए, तो इसलिए उनके पास ही बसेरा होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग हैं आपका गांव के अंदर भी, मतलब जहां अपना घर बनाना पसंद करेंगे, जहां जल की सुविधा अच्छी हो, या नहर वगैरह या कोई तालाब हो, तो काफ़ी मतलब जल यूज़ किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो सीधी सी बात है कि जल के स्रोत के आसपास ही लोग अपना घर बसाना पसंद करते हैं। प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 150 से 200 लीटर पानी की आपूर्ति आवश्यक है। यानी कि आजकल देखते हैं कि नहाने के लिए एक व्यक्ति के लिए 150 से 200 लीटर पानी तो चाहिए, क्योंकि उसके अपने कपड़े भी धोने, नहाना भी है, पीने भी, खाने में, और बहुत सारे यूजेस के अंदर वो यूज करता है। तो इतना पानी की रिक्वायर्ड है, और वो शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में अगर जल का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार वेस्ट बेकार में बहा रहे हैं जल को, तो जिस कारण क्या है, जल जो कम पड़ रहा है। और देखते हैं कि व्यावसायिक उपयोग के अंदर कॉमर्शियल यूज, ताज़े पानी को होटलों, रेस्टोरेंट, दफ्तरों और व्यावसायिक संस्थानों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि घरेलू उपयोग के अंदर
घर में मनुष्य पानी का उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने तथा खाना बनाने, पशुओं को के लिए करता है। औद्योगिक उपयोग यानी कि इंडस्ट्रियल यूजेज, उद्योगों में जल का प्रयोग संवर्धन, परिष्करण, सफाई, शीतकरण में होता है। इस्पात, रसायन, कागज, तेल, शोधक कारखाने, ताप बिजली, घर जैसे उद्योग पानी की खपत ज़्यादा करते हैं। सिंचाई के रूप में पानी का बहुत बड़ा भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है। आज के टाइम में देखते हैं कि हरियाणा सरकार है वो धान लगाने पर ये कह रही है कि धान न लगाएं और हो सके तो उसके जगह कोई और फसल बोएं, क्योंकि जो धान की फसल में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है और जिसके कारण जो ग्राउंड लेवल है वो नीचा चला जा रहा है, नीचा होता जा रहा है। आज के टाइम में 800 से 900 फुट पर जो बोर लग रहे हैं और जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं तो पानी गर्म निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा ही था कि जो पानी है यानी कि नीचे गहराई पर जाने पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि पृथ्वी नीचे से बहुत गर्म है। जो ज्वालामुखी भूकंप ये इनसे हमें ये प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो इसलिए अगर नीचे जाते जाएंगे तो पानी मतलब आने वाले टाइम में ग्राउंड जो वाटर है वो बहुत नीचे जाएगा तो बहुत गर्म मिलेगा और जल वो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार सिंचाई के अंदर कम से कम यूज किया जाना चाहिए, ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो कम सिंचाई की आवश्यकता हो। माइनिंग यानी कि खनन मुख्यतः धात्विक खनिज ऐसे के रूप में होता है, क्योंकि जो नीचे से ऐस्क निकाले जाते हैं यानी कि कच्चा मटेरियल जो निकाला जाता है उसको धोने के लिए बहुत सारा शुद्ध जल का यूज करते हैं नदियों के अंदर। डिस्कवरी चैनल के अंदर आपने देखा होगा जो खनन जो माइनिंग ऑफ गोल्ड इसका नामक एक सीरियल आता है, उसके अंदर दिखाते हैं कि किस प्रकार से कितना ज़्यादा वेस्टेज होता है जल का खनिज खनन के लिए। ऊर्जा उत्पादन, जल को वाष्प शक्ति बनाकर उससे तापीय ऊर्जा बनाई जाती है। पानी को वाष्प बनाने के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन की प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर भी एनर्जी के अंदर भी उपयोग किया जाता है कि आपको बिजली बनाने के लिए। और मत्स्य उत्पादन के लिए हमने देखा था फिश प्रोडक्शन, जल स्रोत जैसे तालाब, झीलों, नदियों का प्रयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। मनोरंजन के लिए हमने देखा था कि किस प्रकार फुहारे जिस तस्वीर में हमने देखे थे, तो बहुत बड़ा साधन है जल मनोरंजन। पार्क और जल उद्यान, तैराकी और नौकायान गतिविधियों के लिए पानी का उपयोग होता है। यातायात ट्रांसपोर्ट के लिए भी और मोती उत्पादन के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। जल का अति दोहन किस प्रकार हो रहा है, अवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर यानी किस प्रकार अति दोहन होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि जल का अति दोहन क्यों हो रहा है, जल का ज़्यादा उपयोग क्यों कर रहे हैं लोग, वेस्ट क्यों कर रहे हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ती है तो जल का जो है वो कमी पड़ जाती है। प्राचीन काल में आप देखते थे आपके सीधे हाथ से जो दाबने वाले नलके होते थे, गांव में एक दो होते थे, सभी औरतें गांव की जब वो मटके या आपकी टोकरी लेकर पानी लाने जाती थी तो उस टाइम काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। उस टाइम ये नहीं है कि वाटर था नहीं, यानी कि जल था नहीं, जल बहुत मात्रा में था, लेकिन जो ग्राउंड वाटर को निकालने की जो तकनीक थी वो कमज़ोर थी, यानी कि देसी जुगाड़मेंट था। आज के टाइम में तो समरसी लग गए हैं, तो हर एक घर में अंदर या टूंटियाँ लगी हुई है जो वाटर सप्लाई से पानी आता है। तो उस टाइम इतना मतलब विकास नहीं था, तो उस टाइम मतलब पानी बहुत था लेकिन निकालने के जो सोर्स थे, तकनीक थी वो ज़्यादा थी। आज के टाइम क्या है कि जो पानी कम पड़ गया और निकालने की जो तकनीक है बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है। दूसरा है कृषि में परंपरागत सिंचाई विधियाँ। हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो कृषि है वो कितनी एडवांस हो गई है, टेक्निक हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोग क्या है छतों पर बागवानी कर रहे हैं, इतनी टेक्निक आ गई कि लोग छतों पर ही सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, वो गमले वगैरह के अंदर या और सिस्टम करके। तो कितना टेक्निक हो गई है, तो कृषि बढ़ती जा रही है। और जो कृषि योग्य जो भूमि मतलब जो पहले व्यर्थ भूमि थी, बंजर भूमि थी, आज उच्च बल खाद वगैरह डाल करके रसायन को प्रयोग करके जो बंजर भूमि के अंदर भी कृषि की जा रही है। तो कृषि के अंदर बहुत ज़्यादा जल का यूज किया जाता है और जिसके कारण जो क्या जल का अति दोहन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज देखते हैं कि आपके आसपास या हम बात करें कि जमशेदपुर नगर जैसे बेंगलुरु नगर की बात करें, हरियाणा के अंदर आपका गुड़गांव है, बहुत सारे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे। तो आप जितने भी नदियों के सहारे जो भी नगर हैं वो क्या करते हैं, वो उन नगरों से जो इंडस्ट्री से जो कचरा वगैरह निकलता है वो सारा क्या नदियों के अंदर डाल दिया जाता है। आज आप यमुना नदी को अगर दिल्ली के अंदर जाकर देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यमुना नदी है या कोई गंदा नाला।
उसके अंदर इतना बदबूदार पानी चलता है कि जैसे यमुना नदी के ऊपर से मेट्रो गुजरती है, अगर आप उस मेट्रो के अंदर बैठे हैं तो आपको इतनी मतलब 2 मिनट तक आपको इतनी बदबू आएगी मेट्रो के अंदर, तो आप सहन नहीं कर पाओगे, इतना बुरा हालात है यमुना नदी का, आप देख सकते हैं। तो आज के टाइम में कितना दोहन हो रहा है। इस प्रकार यमुना नदी का नहीं, गंगा नदी का भी जब वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाती है और बांग्लादेश से होती है, जब समुद्र के अंदर गिरती है तो उसका जल बिल्कुल काले रंग का हो जाता है। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि जल का प्रदूषण, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों में लोग गांव की तुलना में अधिक जल का प्रयोग करते हैं और जैसे जैसे लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ रही है और जल की मांग भी बढ़ रही है। यानी कि शहर के अंदर आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे फ्लैट हैं और उन फ्लैट के अंदर जो पानी है वो बहुत बड़ी ऊपर टंकी बनाई होती है, और गांव के अंदर अगर मान लीजिएगा कि 2-3 मंजिला इमारत से ज़्यादा नहीं होती, और शहरों के अंदर तो 25-25, 30-30, 35-35 मंजिला इमारत होती है, और उस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक गांव बस जाए, इतनी पॉपुलेशन है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है शहरों की, तो शहरों के अंदर ज़्यादा जल का यूज किया जाता है, वेस्ट ज़्यादा किया जाता है, और जल वहाँ में बिकता भी, यानी कि जल का बिल वगैरह आता है। गाँव के अंदर तो नहीं आता, खैर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है। और आगे आने वाले टाइम में जो सरकार है वो जल का भी बिल लिया करेगी, जैसे कि आप बिजली का बिल भरते हैं उसी प्रकार जल का भी बिल आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि लोग तभी समझ पाएंगे। आप देखते हैं कि गांव के अंदर लोग टूटी जो है वो खुली छोड़ देते हैं सीधी, ठीक है, और बंद नहीं करते, तो वो जो शुद्ध जल है वो वेस्ट में जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको रोक लगानी चाहिए। जल की बर्बादी, ज़्यादा देशों में सरकारें लोगों को पानी मुफ्त प्रदान करती है, जिससे पानी की दुरुपयोग बढ़ता है और संपन्न वर्ग में भी पानी की बर्बादी का मुख्य कारण है। दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि जल की अब दिल्ली सरकार ने काफ़ी कदम उठाया इसके लिए। दिल्ली सरकार ने जल और बिजली की फ्री सुविधाएं, सरकारी स्कूल की किस प्रकार फ्री सुविधाएं कर रखी है। तो इसी प्रकार बहुत सारे स्टेट हैं जो अपने वोट लेने के लिए, मतलब सरकार को इस प्रकार की छोटी मोटी सुविधाएं वो बिल्कुल मुफ्त दे देते हैं, ताकि लोग राजी हो जाएं और उनको वोट दें। तो और उसके चक्रों में वो अपने लालच के चक्रों में, यानी कि जल को लोग वेस्ट बहा रहे हैं और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही, ठीक है। तो इसके लिए भी सख्त कानून बनने चाहिए। कई कानून बने हैं लेकिन वो इतने कारगर नहीं है। खनन, यानी कि मिनरल में हमने देखा कि जल का कितना बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ये दिखा रखा है उदाहरण के तौर पर 1 बैरल तेल निकालने में 9 बैरल पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार किस प्रकार जो है, और हम देखते हैं कि जल का, वाटर का मैनेजमेंट किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो जल प्रबंधन से हमारा अभिप्राय पृथ्वी पर जल पर उपलब्ध जल संसाधनों का मनुष्य हितों के लिए सर्वोत्तम है। व्यर्थ जल को बर्बादी होने से रोकना है आपको, तभी आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण पद्धति अपना करें, यानी कि वर्षा के जल को आप क्या संग्रहण करें, इकट्ठा करें। आप घर में कुंड बना सकते हैं, अपनी छत की जो दीवारों को पक्का करें, उसे पाइप लगा करके और कुंड के अंदर या नीचे टंकी बना करके उसके अंदर आप एकत्रित कर सकते हैं। उस जल को आप क्या है कपड़े धोने के लिए या और चीज़ों के अंदर या पशुओं को नहलाने के लिए बहुत सारे यूज में कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर ये बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे जो वहाँ क्या है कुंड बना रखे हैं और उनके बाहर पक्का कर रखा है और उनकी ढलान बना रखी है, ताकि वो पानी है वो वर्षा का एकत्रित हो जाए। क्योंकि राजस्थान के लोग पानी की कमी को समझते हैं, पानी क्या चीज़ होती है उन्हें जानते हैं। हरियाणा, पंजाब और वो अदर स्टेट की बात करें जहाँ जल की मतलब इतनी कमी नहीं है, मिल जाता है, तो वहाँ वो उस कमी को समझते नहीं है। लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना, यानी कि जिन लोगों को आज आप देखते हैं कि आपको तो स्वच्छ जल मिल रहा है, लेकिन जो मुंबई शहर की अगर बात करें तो वहाँ अगर आप कभी जाने का मौका मिला तो वहाँ आप देखोगे वहाँ का जल पीने के लिए इतना स्वच्छ नहीं है जितना आपके हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है। सिंचाई में उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल करना, यानी कि सिंचाई के अंदर आप फुहारे का यूज करें, फुहारे के साथ खेती करें और उसमें इतना पानी नहीं लगाना पड़ता, तो उसका यूज कर सकते हैं। जलाशय, झीलों, नदियों को प्रदूषण से बचाना, यानी कि जो इंडस्ट्री जिन फैक्ट्रियों से गंदा जल यानी कि मटेरियल डालते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। जैसे कि गंगा बचाओ अभियान चलाए गए लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे आप देखते हैं कि लॉकडाउन लगा तो नदियाँ कितनी साफ हो गई, इससे पता चलता है कि जो इंडस्ट्री बंद हो गई तो सीधी सी बात है कि प्रदूषण कम हो गया। और मेन रीजन है मनुष्य बहुत बड़ा यानी कि प्रकृति का दुश्मन है। आज अपने लालच के लिए मनुष्य यानी कि अंधाधुंध जल का उपयोग कर रहा है, इसी प्रकार अन्य संसाधनों का दोहन कर रहा है। तो ये था आपके इस वीडियो लेक्चर के अंदर जल चक्र क्या है, जल प्रबंधन क्या है, क्या जल के उपयोग है, कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है, रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर
आपका आता है रिसोर्स ज्योग्राफी एमए के अंदर ये आपका है, और अन्य किसी भी क्लास के स्टूडेंट है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।